डिस्कस करेंगे और इसी के साथ थोड़ी बहुत डिटेल्स करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी श्योर ऑफ डेट्स केम विद द माइल्ड पीवी ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर इज 160 by 100 mm of mercury and protein urea 2 plus. On examination uterus is 16 week size and most probable diagnosis क्या होगी इसकी? जी क्विकली सायरा। मोलार प्रेगनेंसी में सही। यस 16 वीक साइज है, 10 वीक्स के ऊपर 16 वीक्स है, फिर हाइपरटेंशन है और प्रीक्लेम्पशिया भी इन्होंने दे दी है। तो ये साइन मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि दिस इज मोलार प्रेगनेंसी। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 25-year-old woman is referred to antenatal clinic at 6 weeks of gestation with fetal cardiac activity positive and she had history of recurrent first trimester miscarriages and she is found to have antiphospholipid antibodies on 2 occasions 12 weeks apart. What is the most appropriate management? ठीक है, तो कितने वीक्स पर है ये? 6 वीक्स पर है और फिटल कार्डिक एक्टिविटी भी पॉजिटिव है। तो हमारे सारी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गई है यहाँ पर। हम लोग सिंपली जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के लिए और साथ में लो डोज एस्पिरिन के लिए और साथ में रिकरेंट मिसकैरेजेस भी हैं। तो वैसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का? 3 मिसकैरेज, रिकरेंट और मिसकैरेजेस। नहीं 3 तो है उसके और क्या है साथ? मतलब क्या है वैसे ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि एक क्लिनिकल होना चाहिए और एक लैब क्राइटेरिया होना चाहिए। लैब का। पहली बात तो ये है ना कि एक क्लिनिकल और एक लैब क्राइटेरिया, तो फिर क्लिनिकल में कौन कौन से हैं और लैब में कौन कौन से हैं? मैम आप बताएं। क्लिनिकल में आपके पास क्या आएगा? एक तो रिकरेंट मिसकैरेज आ जाएगा ना, ठीक है, और एक 10 वीक्स के बाद आईयूडी आ जाएगा जो अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी होगा, और एक आपके पास आ जाएगा कि कोई भी 34 वीक्स के बाद 34 वीक्स तक या कोई प्री एक्लेम्शिया के साथ जो है ना कोई पेशेंट जिसके अंदर एविडेंस हो कि वो सीवियर प्री एक्लेम्शिया था और आईयूजीआर बेबी था और उसकी डिलीवरी हुई है और आपको इसके अलावा कोई जो दूसरी तरफ से क्लिनिकल क्राइटेरिया, तो ऑप्स के क्लिनिकल क्राइटेरिया आ गए ना प्रेगनेंसी रिलेटेड। जो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशंस हैं उसमें कोई आर्टीरियल या वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का की हिस्ट्री हो, ठीक है, तो ये क्लिनिकल में आ जाएगा। बाकी जो नॉन क्लिनिक जो लैब क्राइटेरियाज है उसके अंदर लूपस एंटीकोगुलेंट आ जाता है और जो एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडीज आ जाती हैं और एक और आ जाता है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? है उसके अलावा अभी नाम नहीं मेरे ध्यान में आ रहा, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, और इन दोनों में से एक हो, और जो लैब क्राइटेरिया है वो हमारे पास 12 वीक्स अपार्ट, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने दिया ना कि 12 वीक्स अपार्ट पॉजिटिव है तो 2 दफा वो होना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं तो इसके अंदर एक उन्होंने हमें क्लिनिकल क्राइटेरिया भी दे दिया है और एक लैब क्राइटेरिया भी दे दिया, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए। जी ग्रेविटर 4 पैरा 3 है विद हिस्ट्री ऑफ 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगेन मिसकैरेजेस केम एट 10 वीक्स ऑफ gestation और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी हाँ जी ये एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज जो है ना वो पॉजिटिव है 80% एंड व्हाट शुड बी गिवन टू हर, तो इसको भी हम वही देंगे। अभी 10 वीक्स के ऊपर आ गई है तो यकीनन इसकी कार्डियक एक्टिविटी भी पॉजिटिव होगी, सारी चीजें ठीक होंगी, तो दोनों चीजें हमने देनी है। और patient at 8 weeks of gestation presented with moderate PV bleeding, पैचुलस ऑस है उसकी, डायग्नोज्ड विद मिस्ड अबॉर्शन, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? सक्शन एंड क्यूरेटाज। पेचुलस ओस है, पीवी ब्लीडिंग भी मॉडरेटली प्रेजेंट है, माइल्ड नहीं है तो एक्सपेक्टेंट छोड़ें। हाँ तो बेहतर है कि हम उसके सक्शन क्यूरेटाज करते हैं या सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया एंड माइल्ड पीवी ब्लीडिंग, बीटा एचसीजी क्या है हमारे पास 500 इंटरनेशनल यूनिट। बेस्ट मेथड टू डायग्नोज पैथोलॉजिकल प्रेगनेंसी वर्सेस नॉर्मल प्रेगनेंसी, क्या होगा यहाँ पर बेस्ट मेथड? जी क्या होगा?
टीवीएस होगा ना? वही मैम, 2 ऑप्शन थे ना इसमें, 2 नहीं नहीं, ऑप्शन लिखे तीसरा होंगे, ऑप्शन, तीसरा था नहीं नहीं। नहीं, तीसरा ऊपर है। जी तीसरा जी। ऑप्शन तो ऊपर है, लेकिन मतलब वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वैसे भी तो पता है ना कि बेस्ट मेथड तो हमारे पास हम्म। टीवीएस है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो बोल्ड हुआ है वो बीटा एचसीजी है, लेकिन बीटा एचसीजी नहीं, टीवीएस है। अच्छा, एक और चीज हम सोच सकते हैं कि टीवीएस क्या हमें नजर आएगा 500 के ऊपर? नो। टीवीएस हमें कितने पे दिखाता है? टीवीएस हमें 1000 बीटा एचसीजी लेवल और हो तो फिर। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ये भी एमसीक्यू आता है ना, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कितने पे जी, दिखाता है? वो मेरे ख्याल में 1500। 6500 पे, हम्म 6500 पे। तो इस चीज को जहन में रखते हुए कि इसका बीटा एचसीजी 500 है, तो इसके ऊपर तो फिर हम लोग यही है कि हम उसका रिपीट कर लें, जो सीरियल बीटा एचसीजी है, हम 48 आवर्स के बाद बीटा एचसीजी रिपीट कर लें, फिर टीवीएस हमें बेनिफिट, यानी कि 500 के ऊपर में टीवीएस कुछ नहीं देगा, हमें 500 के ऊपर बीटा एचसीजी ही दे सकता है इन्फॉर्मेशन, कि हम उसको 48 आवर्स के बाद रिपीट करें तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल जो डबलिंग हो रही है उसकी बीटा एचसीजी की, या सब नॉर्मल, सब ऑप्टिमल हो रही है, तो फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम बीटा एचसीजी को जहन में रखें तो फिर बीटा एचसीजी ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक हो गया। 6 है जी, 26 years old lady taking treatment for the assisted reproduction came in early emergency room with pain abdomen. There is right adnexal tenderness and beta HCG is positive, but there is no intrauterine pregnancy. तो diagnosis क्या है? एक्टोपिक। Ectopic pregnancy. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेविटी टू पैरा 1 विद एंटी कार्डियोलेपेन एंटीबॉडीज 80% पॉजिटिव, तो फिर वही सेम बात है कि मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और ग्लोबुलिन हमने देना है। और प्राइमरी कैविटी विद spontaneous miscarriage at 6 weeks of gestation, on investigation antiphospholipid antibodies IgM negative, IgG low positive and no other abnormality. What to do in next pregnancy? तो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का हुआ है 6 weeks ऑफ गेस्टेशन पे, और इन्वेस्टिगेशन पे हमें ये चीजें पॉजिटिव मिली हैं, तब हम क्या करें जी? मैम नो ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि लो पॉजिटिव तो है ना वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आगे जाके। आईजीजी लो पॉजिटिव है ना, तो लो पॉजिटिव का तो सिर्फ एंटीफॉस्फोलिपिड रिकरेंट मिसकैरेज भी नहीं है, एक ही स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज है ना, उसके ऊपर हम डायग्नोज नहीं कर सकते। या तो जो मैंने भी आपको क्राइटेरिया बताया है डायग्नोसिस का, अब आप रिपीट करें, क्या बताया था? मैम रिकरेंट मिसकैरेजेस हो, 3 रिकरेंट मिसकैरेजेस हो, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो, और प्री एक्लेम्शिया का फैक्टर हो, आईयूजीआर हो। उसके अलावा क्लिनिकल में हमें लैब्स में मिलेंगी जो यही एंटीफास्फोलिपिड या ल्यूकस, ये सारी चीजें पॉजिटिव हों, और 12 वीक अपार्ट जो है ना 2 लैब्स हमारे पास पॉजिटिव हो, तो फिर ये क्राइटेरिया मुकम्मल होगा उसके लिए। एक मिनट में आपको दोबारा बताती हूँ। अच्छा, ये है ईबीएम के पेज नंबर 105 पर इसका क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया का नाम क्या है? सेपोरोज क्राइटेरिया। सेपोरोज क्राइटेरिया इसका नाम है। नंबर 1 पे है जी क्लिनिकल वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, नंबर 2 पे है प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी। वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक या एक से ज्यादा एपिसोड्स हो आर्टीरियल या वीनस या स्मॉल वेसल थ्रोम्बोसिस की। ठीक है, ये तो होगी जो नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है। प्रेगनेंसी रिलेटेड क्या है? 1 or more unexplained deaths of a morphologically normal fetus at or beyond 10 weeks of gestation, जो मैंने आपको बताया था। सेकेंड है कि 1 or more preterm birth of morphologically normal neonate before 34 weeks of gestation, और क्यों हुई है उसकी डिलीवरी 34 वीक से पहले? एक्लेम्शिया या सवियर प्री एक्लेम्शिया की वजह से, और उसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या है? वही रिकरेंट मिसकैरेजेस, 3 or more unexplained consecutive spontaneous miscarriages before 10 weeks of gestation with maternal anatomical or hormonal abnormalities and paternal and maternal chromosomal causes excluded, यानी कि बाकी सारी कॉजेज उसमें एक्सक्लूड कर दें,
और आपके पास 10 वीक से पहले कंसेक्टिव जो है ना वो 3 मिसकैरेजेस हो। और लैब क्राइटेरिया में क्या था कि लूपस एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है प्लाज्मा में ऑन 2 और मोर ओकेजन्स एटलीस्ट 12 वीक्स अपार्ट। और नंबर 2 क्या है कि एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी जो है वो आईजीजी या आईजीएम आइसोटाइप इन सीरम और प्लाज्मा ऑन 2 ओकेजन्स एटलीस्ट 12 वीक्स अपार्ट। ये सारे 12 वीक्स अपार्ट हैं, ठीक है। एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडी आईजीजी या आईजीएम वो भी सीरम में या प्लाज्मा में आपको 2 ओकेजन्स पे मिले 12 वीक्स अपार्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका क्राइटेरिया डायग्नोसिस का, सेपोरोस क्राइटेरिया ऑन पेज नंबर 105 ईबीएम, ठीक। तो ये क्राइटेरिया इसका कंप्लीट नहीं होता ना, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक मिसकैरेज दिया है और एक ही दफा बताया कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी जो है वो भी आईजीएम नेगेटिव और आईजीजी लो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं बनता। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन रिकरेंट मिसकैरेज क्या है। रिकरेंट मिसकैरेज में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे? दिए जा सकते हैं ना, कहीं पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात होती है लेकिन कोई इतना रिलायबल नहीं है। अगर देना है तो इसकी डोज क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दें, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, पेशेंट कम्स टू यू विद गेस्टेशनल एमेनोरिया ऑफ 8 वीक्स एंड शी इज श्योर about her dates. One shows irregular gestational, अच्छा अल्ट्रासाउंड के ऊपर है irregular gestational sac of 20 mm with no fetal pole. Next step क्या है in the management? आइडियली तो जो अब लिखा हुआ है वो ख्याल है 20 mm के ऊपर भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमने हर जगह पे यही चीज पढ़ी है कि जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए तो आपने रिपीट स्कैन आफ्टर 7 डेज ही चूज करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ जी कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा फिर आप उसको कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं अगर 1 वीक अपार्ट सेम कंडीशन रहती है तो। पेशेंट कम डाउन 2 years बैक ड्यू टू एक्टोपिक, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हर एट मीथोट्रेक्सेट पहले 2 साल पहले भी हो चुकी है एक टॉपिक, तो वो ट्रीट भी हुई होगी। तो अब बेहतर ये है कि हम उसको, क्योंकि यहाँ बहरहाल ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है। अगर तो हमारा मेडिकल का क्राइटेरिया पूरा उतरता है, मेडिकल का क्राइटेरिया क्या है जल्दी से बताएं। सेक की साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके अलावा लेस देन 3000 बीटा एचसीजी लेवल हो और कार्डियक एक्टिविटी मौजूद ना हो और जो है ना पेशेंट स्टेबल हो। बिल्कुल सही। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास अगर तो उसका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ठीक है, और अगर नहीं फुलफिल होता तो फिर हम उसको अगर सर्जिकल क्राइटेरिया होगा, सर्जिकल का क्राइटेरिया क्या होगा? पेशेंट स्टेबल, पेशेंट स्टेबल ना हो और सेक की साइज 5 सेंटीमीटर से अब हो, बीटा एचसीजी मोर देन 3000 हो, कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट ना हो। नहीं, थोड़ा सा ठीक आपने ये बताया, मिस हो थोड़ा रहा सा है। आपने सही नहीं बताया। अच्छा, पेशेंट अनस्टेबल है वो तो सीधी बात होगी ना, उसके ऊपर तो जो कुछ भी है हमने सीधा सीधा हमने सर्जरी ही करनी है। और सैक साइज जो है ना वो इसमें 5 सेंटीमीटर नहीं, इसमें वो 3.5 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। अगर 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा या 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है तो आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट करनी है। इसमें जो बीटा एचसीजी है वो क्लियर कट अगर बात की जाए ना तो वो बनता है 5000, ठीक है। अगर 5000 के बाकी ये रेंज देते हैं कि उसके दरमियान जो 1500 और 5000 के दरमियान में जो रेंज आती है वो ग्रे जोन है। आप डिपेंड करता है कि अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, आपको लगता है कि आप उसको लेके चल सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर वो नहीं चल सकते तो फिर आप उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन वेरी करता है, डिपेंड करता है, इंडिविजुअलाइज करना है आपने यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्राइटेरिया है ये आपने किए कहाँ से हैं? ईबीएम से। बिल्कुल सही।
ईबीएम से ही करने हैं। चलें, इसका क्राइटेरिया एक दफा ईबीएम से रिवाइज भी कर लेना है। हाँ जी, ईबीएम का पेज नंबर है 692। इस पे है कि ऑफर करता है सर्जरी एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नाइस। वो क्या है जी, टू द वुमेन विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी हु आर अनएबल टू रिटर्न फॉर द फॉलो अप। अच्छा, ये भी एक क्राइटेरिया है। अगर सपोज एमसीक्यू में यही लिखा हो कि पेशेंट फॉलो अप के लिए नहीं आ सकती, तो फिर भी आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी है, अगर वो वैसे मेडिकल के लिए फिट होती है तब भी। और आफ्टर methotrexate ट्रीटमेंट और who have any of the following कौन सी है कि सिग्निफिकेंट पेन हो, एडिनेक्सल मास 35 mm या इससे ज्यादा हो, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद अ फीटल हार्टबीट विजिबल ऑन द अल्ट्रासाउंड हो, और सीरम बीटा एचसीजी 5000 या इससे ज्यादा हो। ठीक हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था हमारे पास जी, मिथोट्रेक्सेट का। तो मिथोट्रेक्सेट का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि नाइस रिकमेंड की सिस्टमिक मिथोट्रेक्सेट आपने ऑफर करनी है जिनको कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं है, जिनका सीरम बीटा एचसीजी लेस देन 1500 है। आप 3000 बता रहे थे ना, लेस देन 1500 है। ठीक है। और विद अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मेजरिंग लेस देन 35 mm और विद नो विजिबल हार्ट बीट एक्टिविटी। 35 mm से कम हो तो मेडिकल, और 35 mm से ज्यादा है तो सर्जिकल। इसी तरह से बीटा एचसीजी जो है वो 1500 से कम है तो फिर मेडिकल, और अगर 1500 से लेके 5000 के दरमियान है तो दैट इज अ ग्रे जोन, जिसको आपने इंडिविजुअलाइज करना है, और 5000 है या 5000 से ज्यादा है तो फिर हमने डायरेक्टली सर्जिकल करना है। और इसके अलावा क्या है कि जी, नो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑन एबल टू कंटिन्यू विद फॉलो अप विजिट्स एंड मिथोट्रेक्सेट इज एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन। ठीक है, यानी कि उसके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बाकी वही बात क्या है, बिटवीन 1500 एंड 5000 जो है ना, वो स्टिल कैन बी ऑफर द चॉइस ऑफ मिथोट्रेक्सेट इफ दे हैव नो सिग्निफिकेंट पेन एंड आर एबल टू रिटर्न फॉर फॉलो अप विजिट्स। लेकिन जो भी मिथोट्रेक्सेट लेंगे उनको हमने बता देना है कि आपको जरूरत पड़ सकती है इंटरवेंशन की भी। ठीक है, ओके। Patient with history of molar pregnancy, suction evacuation done, now came with beta hCG level 90,000। तो हमने क्या करना है जी 90,000 के साथ? सिंगल एजेंट में हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ जी, मोलर प्रेगनेंसी है, सक्शन इवैक्यूएशन कर रहे हैं, क्या करेंगे जी आगे? आगे मैम वैसे फॉलो अप करेंगे। नहीं, 90,000 है ना इसका। मैम ये अगर एवोकेशन से पहले हो तो हम फॉलो अप कर सकते हैं ना। नहीं, बस ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने इसको फॉलो ही करना है। ठीक है, हमने नेक्स्ट पे डिसाइड करना है कि हमने इसकी करनी है या नहीं करनी। तो अब आप मुझे जल्दी से ये बता दें कि कीमोथेरेपी की इंडिकेशंस क्या क्या है। रेज बीटा एचसीजी लेवल। बिल्कुल, ये पेज नंबर है ड्यूहर्स का 578। यस मैम। हाँ, तो इसमें निकाल लें, इसमें जो है ना वो 4 इंडिकेशंस आपकी बीटा एचसीजी से रिलेटेड है। वो 4 इंडिकेशंस क्या है, उनको आपने याद रखना है। 2 3 4 6। ठीक है, 2 3 4 6 क्या है? 2 है कि 2 कंसेक्टिव लेवल्स उसके जो है वो राइजिंग हो। ठीक है, या फिर दूसरी 3 का मतलब ये है कि 3 कंसेक्टिव प्लेटू आए, यानी कि अभी 90,000 आया, नेक्स्ट आपने फिर कराया, फिर 90,000 आया, तीसरा आपने कराया वो भी 90,000 आया।
या फिर 2 राइजिंग, ठीक है, 2 3 हो गया। अब 4 क्या है कि 4 वीक्स के बाद भी 4 हफ्ते गुजर गए इवैक्यूएशन को, उसके बाद भी अभी बीटा एचसीजी जो है ना वो 20,000 से ज्यादा है। और 6 क्या है, 6 है कि 6 महीने के बाद भी बीटा एचसीजी नॉर्मलाइज नहीं हुआ, वो अभी भी ज्यादा है, कम हो रहा है लेकिन नॉर्मलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला क्या याद रखने का, 2 3 4 6, ठीक है, 2 3 4 6। और बाकी 2 चीजें 4 चीजें इसके अलावा, एक तो सीधा सीधा एविडेंस है कि हमने हिस्टोलॉजिकल जो उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी भेजी थी उसके ऊपर कोरियोकार्सिनोमा आ गया है। दूसरा ये है कि हैवी रेनल ब्लीडिंग है पेशेंट को, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग है, यानी कि ब्लीडिंग का पॉइंट है। और तीसरा ये है कि मेटास्टेसिस है टू द ब्रेन, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्प्लीन, किडनीज और अदर सॉलिड ऑर्गन्स। और चौथा है कि लंग या वजाइनल मेटास्टेसिस मोर देन 2 सेंटीमीटर, लंग या वजाइनल मेटास्टेसिस मोर देन 2 सेंटीमीटर। तो ये कीमोथेरेपी की अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो फिर वो इंडिकेशन नहीं बनती। तो ये टोटल 8 इंडिकेशंस हैं, जिनमें से 4 इंडिकेशंस जो हैं वो बीटा एचसीजी की हैं और 4 इंडिकेशंस जो हैं वो इसके अलावा हैं। जो बीटा एचसीजी की इंडिकेशंस हैं उसका फॉर्मूला है 2 3 4 6, ठीक है, 2 राइजिंग, 3 प्लेटू, 4 हफ्ते के बाद 20,000 से ज्यादा है अभी भी, और 6 महीने के बाद नॉर्मलाइज नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं आ रही है हमारे पास, तो हमने इसको सिंपल फॉलो अप करना है इसके ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे के पेशेंट केम विद मोलर प्रेगनेंसी, कंप्लीट मोल, यूट्रस लार्जर देन डेट्स एंड बायलेटरल थिकर ल्यूटिन सिस्ट है, और बीटा एचसीजी 20,000 इंटरनेशनल यूनिट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक मिनट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है इसमें? ये तो सही है मैम, ए सक्शन सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, 14 है जी हमारे पास के 35 इयर्स की पेशेंट है, ग्रेविडा 2 पैरा 1 एंड प्रेजेंटेड विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग एंड शी डिलीवर्ड vaginally at full term 8 weeks back and now beta HCG is 150,000 international unit per liter. Ultrasound shows no storm appearance. Chest X-ray shows cannonball, यानी कि lung nodules हैं with secondaries in the liver as well. Which drug should be used for chemotherapy? तो ये तो बहुत कुछ है। अच्छा, अब इसमें स्कोरिंग करें, स्कोरिंग वाला टेबल खोलें। जब आपने अपनी इंडिकेशंस के ऊपर बना लिया कि मैंने इसकी इंडिकेशन बनती है बीटा वो कीमोथेरेपी की, तो फिर हमने स्कोर करना है। स्कोर करने के लिए अगेन 8 पॉइंट ही हैं, ठीक है ना। उन 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट्स जो है वो ट्यूमर से रिलेटेड है, कि उसका साइज क्या है, उसकी साइट क्या है, उसके नंबर ऑफ मेटास्टेसिस क्या है, और उसको पहले कीमोथेरेपी क्या दी है। और जो 4 पॉइंट्स हैं, जो वैसे हिस्ट्री पॉइंट्स आप समझ लें, या उनमें से एक लैब पॉइंट है जिसमें एज आ जाती है लेस देन 40, या 40 है उसकी एज, लेस देन 40 है तो 0 है, 40 है तो 1 है। एंड एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी को देखना है, अगर मोलर है वो तो 0 है, अगर वो एबॉर्शन है तो 1 है, अगर टर्म प्रेगनेंसी है तो 2 है। यहाँ पर इन्होंने एज 35 दी है तो 0 स्कोर हो गया, और टर्म प्रेगनेंसी दी है तो 2 स्कोर हो गया। इन्होंने टर्म प्रेगनेंसी दी है तो 2 स्कोर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मंथ्स फ्रॉम इंडेक्स प्रेगनेंसी, कि कितने महीने गुजर गए हैं। अगर तो 4 महीने से कम का टाइम गुजरा है तो फिर 0 स्कोर है, 4 से 6 महीने गुजर गए हैं तो 1 स्कोर है, 7 से 13 महीने गुजर गए हैं तो 2 स्कोर है, और साल से ज्यादा टाइम गुजर गया है यानी कि 13 महीने से ज्यादा टाइम गुजर गया तो 4 स्कोर है उसका। और फिर ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट उसकी जो है बीटा एचसीजी है कि पहले उसकी 1000, अगर लेस देन 1000 थी तो 0 है, 1000 से 10,000 है तो 1 है, 10,000 से 100,000 है तो 2 है, मोर देन 100,000 है तो 4 स्कोर है। और लार्जेस्ट ट्यूमर साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो 0 है स्कोर, 3 से 5 सेंटीमीटर तो 1 है स्कोर, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो 2 स्कोर है। और साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस, लंग के लिए 0 है, स्प्लीन किडनी के लिए 1 है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए 2 है, और ब्रेन और लिवर के लिए 4 स्कोर आ जाता है। तो जब इन्होंने हमें टर्म की प्रेगनेंसी दे दी, 2 नंबर उसके बन गए। जो मंथ्स फ्रॉम इंडेक्स प्रेगनेंसी थे वो 2 महीने हैं तो वो 0 स्कोर है, एज का भी 0 है। बीटा एचसीजी चूंकि इन्होंने 1.5 लाख दिया है उसका भी 4 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो 4 और 2 6, तो यहीं पर ही पूरे हो गए। तो जहाँ 6 हो गया, उसका ब्रेन और लिवर का भी 4 हो गया। अब मुझे ये बताएं कि कितना स्कोर होता हम सिंगल एजेंट देते हैं और कितना स्कोर होता हम मल्टी एजेंट देते हैं।
जी। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। लेस ग्रेटर देन 6 हो तो फिर वो हाई रिस्क में आ जाता है, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर देन 6 इसको। बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर देन 6 का क्या मतलब है? 7। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि 6 है स्कोर तो सिंगल एजेंट देनी है, 7 है स्कोर तो मल्टी एजेंट देनी है। ठीक है, तो अभी जो मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट किया तो स्कोर जो है वो इसका कितना हो गया था? 10। हाँ, तो यानी कि 7 से हम ऊपर, 7 तो आराम से बन गया था ना, 6 से ऊपर चला गया था स्कोर हमारा। तो इसका मतलब कि ये जो 1.5 लाख इन्होंने दिया हुआ है, यही इसकी 4 नंबर बन जाते हैं। 2 नंबर फुल टर्म प्रेगनेंसी के बन जाते हैं, और फिर ये जो 4 नंबर तो लिवर और उसके भी लिवर के बन जाते हैं। तो ये सीधा सीधा हमारा जो है वो 10 स्कोर यहीं पर पूरा हो जाता है। तो हमने इसको ईमक को देनी है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये वो चीजें जो बिल्कुल कट टू कट है, और इनमें से क्वेश्चन भी जरूर आता है, इनको जरूर याद करें, इनमें कोई माफी नहीं रखनी अपने लिए। ये पेज नंबर ड्यू हर्स का 580 है। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी जो है ना वो यहाँ से आप एक दफा देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन है हमारे पास कि वुमन अंडरवेंट लैप्रोस्कोपिक साल्पिंजेक्टमी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट रिवील्ड minimal decidual tissue. The most common cost effective option is क्या है जी? क्या हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें 7 डेज के बाद? साल्पिंजेक्टमी की है ना, 7 डेज के बाद हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें, हमें पता चल जाएगा। हाँ जी, which site of metastasis has worse prognosis in the gastrointestinal gestational trophoblastic disease? तो लिवर जो है उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। ब्रेन भी है ना मैम साथ में? हाँ, ब्रेन है लेकिन लिवर की वर्स्ट है। ब्रेन और लिवर में से जो है वो लिवर की वर्स्ट है। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी एमसीक्यू आता है। पेशेंट हैड mitral valve replacement 3 months back and she presented with lower abdominal pain, और on ultrasound क्या है उसका? heterotropic pregnancy है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है? लेप्रोस्कोपी करें, हम उसके सिस्टमिक मिथोट्रेक्सेट दें, लोकल मिथोट्रेक्सेट दे अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, या लोकल केसीएल दे दे अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, या फिर लेप्रोटमी कर दें, या फिर साल्पिंजेक्टमी कर दें। तो शॉज के अंदर तो लोकल मिथोट्रेक्सेट लिखा हुआ है शॉज के अंदर, और मेरे ख्याल जो गाइडलाइंस है उसके अंदर जो है ना वो केसीएल दिया हुआ है, लोकल केसीएल। ठीक है, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। बाकी लेप्रोस्कोपी भी बहुत जगह पे चूज हुआ हुआ है, लेकिन लेप्रोस्कोपी मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई फेवरेबल है कि हम लेप्रोस्कोपी करें, रादर कि हम एक लोकल ट्रीटमेंट अगर दे सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर बात है। ठीक है, तो केसीएल वाली बात ठीक है। पेशेंट इज डायग्नोज्ड टू हैव हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी एंड शी presented with severe lower abdominal pain। और हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी का याद रखना है कि जो आईवीएफ है उसके साथ इसका इंसिडेंस ज्यादा है हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, patient is diagnosed to have heterotropic pregnancy and presented with the severe lower abdominal pain and she was hemodynamically stable। बेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो इसकी हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं क्योंकि severe पेन है और पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल है। Patient with amenorrhea of 8 weeks complains of fresh PV bleeding and beta HCG is 1500 international unit. Which investigations will you to establish normal versus abnormal pregnancy? ठीक है, तो क्या जी करें? 1500 के ऊपर तो हमें नजर आ जाएगा ना टीवीएस के ऊपर, तो ठीक है टीवीएस करते हैं इसका। पहले 500 था तो इसलिए हमने टीवीएस नहीं किया था। अच्छा, patient had 2 missed miscarriages at 15 weeks of gestation and 18 weeks.
she is currently pregnant with anencephalic baby and what is the cause of previous loss? 2 मिसकैरेज हैं 15 वीक्स पे और एक 18 वीक्स पे हुआ है. शी इज करेंटली प्रेग्नेंट विद एनेंकेफेलिक बेबी. तो प्रीवियस लॉस की मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या हो सकती है? हुए भी मिस्ड हैं. अगर मिस्ड ना होते तो फिर हम क्या कहते? सही है, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, क्योंकि इस बेबी में भी इसको एबनॉर्मलिटी है, तो ये हो सकता है. अच्छा दूसरी लेकिन ये मिस्ड हुए हैं मिसकैरेजेस, मिस्ड हुए हैं 15 वीक्स पे और 18 वीक्स पे. तो और बेहतर है मैम. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है ये हुए हो, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली जो है ना क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होती है. आगे बात तो ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर इन्होंने मिस लिखा हुआ है कि 15 वीक्स पे मिस हुआ है और एक 18 वीक्स पे मिस हुआ है. और अब एनेंकेफेलिक बेबी है. अगर तो ये लाइव बेबीज होते तो हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बारे में सोच सकते थे. और अब ये मिस्ड है 15 वीक्स पे. व्हाई नॉट एपीएलएस? एपीएलएस क्यों नहीं हम सोच सकते? एपीएलएस भी तो इसी तरह ही होता है ना, उसमें भी कार्डिक एक्टिविटी होती है और फिर बाद में खत्म हो जाती है. मैम वो ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उससे ज्यादा रिलेटेड होता है ना. ऐसे तो फिर हम यूट्राइन एनोमलीज को भी सोच सकते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है ना वो यूट्राइन एबनॉर्मलिटी इस तरह की कोई चीज हो जिसमें ये मिस हो जा रहे हैं. यूट्राइन एनोमलीज के अंदर भी मेरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, एपीएलएस हो सकता है, एपीएलएस भी हो सकता है इसके अंदर. और एनेंकेफेलिक जो है वो एज सच मतलब इस तरह की एनॉमली नहीं है कि जो जितने हम वो एनॉमलीज पढ़ते हैं ट्राइसोमीज और ये वो सारी चीजें, उनमें कोई भी एनेंकेफेलिक नहीं है. ये अब इसका एनेंकेफेलिक हुआ है. बट दिस कैन बी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. ठीक है, हम इसके ऊपर सोच सकते हैं कि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन टाई है यहाँ पर एपीएलएस के अंदर और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के अंदर. एनेंकेफेलिक के अंदर हम लोग कोई क्रोमोसोमल उसमें भी रिकरेंस हो सकती है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, लेकिन उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेशेंट विद रिकरेंट मिसकैरेजेस, इन्वेस्टिगेशन डन ऑल एक्सेप्ट. कौन सी करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे? कैरियोटाइपिंग ऑफ पेरेंट्स, HbA1c रिकरेंट मिसकैरेज के साथ आई है, APLS एंटीबॉडीज और फैक्टर 5 लेडन. नीचे क्या है? क्लॉटिंग स्क्रीन. HbA1c. HbA1c. ठीक है. Okay, patient with missed miscarriage at 10 weeks and what will you do? 10 weeks के ऊपर missed miscarriage है, अब आप क्या करेंगे? मिसोप्रोस्टोल, मेथोट्रेक्सेट, मिफेप्रिस्टोन, एक्सपेक्टेंट. तो फर्स्ट हमें एक्सपेक्टेंट उसको ऑफर करनी चाहिए. और थ्रेटेड अगर यहाँ पर ये होता ना कि 10 वीक्स पे है और बेबी जो है वो 6 वीक्स का है या 7 वीक्स का, यानी कि गेस्टेशन का डिफरेंस आ रहा होता, फिर हम यहाँ पर जो है वो चूज कर सकते थे. वैसे तो इसमें सर्जिकल की ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस होता है तो फिर सर्जिकल ऑप्शन बेहतर होती है चूज करना. ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इस तरह का भी जिसके अंदर ना डिफरेंस वो देते हैं ऑफ गेस्टेशनल एज का.
फिर हम सर्जिकल वाली ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि ऐसे केस के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जहां पर भी ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर हम लोग हमेशा सर्जिकल ऑप्शन लेंगे। म्यूट कर लें प्लीज। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास थ्रेटन्ड मिसकैरेज। अब इसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है जो मैंने आपको बताया ना कि गेस्टेशनल एज का डिफरेंस जो है, ठीक है, अगर डिफरेंस हो तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट करेंगे। थ्रेटन्ड मिसकैरेज एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट क्या है जी? थ्रेटन्ड मिसकैरेज में क्या कुछ भी नहीं है, सो फॉलिक एसिड के हाँ प्रोजेस्टेरॉन दी जा सकती है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन दी